इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी जो हमने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके क्रिएट की है, राइट। आपने अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करके क्रिएट किया है। मान लो आपने कोई इन्वेंशन की है, वो आपकी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने कोई बुक लिखी, वो आपकी क्या है? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, राइट, अपनी समझदारी को यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जो क्या जिनको क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, व्हेन समवन ओन्स अ हाउस और अ मोटरसाइकिल वी से दैट द पर्सन ओन्स द प्रॉपर्टी। अगर कोई भी कोई हाउस लेता है, खरीदता है, या मोटरसाइकिल बाय करता है, तो हम क्या कहते हैं? ये उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है। ओके, सिमिलरली इफ समवन कम्स आउट विद अ न्यू आइडिया, ऐसे ही अगर कोई इंसान नए आइडियाज़ के साथ सामने आता है, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो आइडिया उस पर्सन को आया है, वो उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन। जैसे किसी डायरेक्टर ने मूवी के लिए कुछ आइडियाज सोचे, तो वो क्या है? उसकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? इन्वेंशंस आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने ब्रेन का यूज़ करके इन्वेंशंस कर रहे हैं। लिटरेरी वर्क आ जाएगा। ओके, लिटरेरी वर्क में क्या है? लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स वर्क आ गया। जैसे आपने बुक्स लिखी, आपने कुछ ब्लॉग्स लिखे, ओके, आपने कुछ राइटिंग्स की, तो ये क्या है? सारा लिटरेरी वर्क आ गया। तो ये आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके ये काम किया, ठीक है। आर्टिस्टिक, आपने पेंटिंग की, राइट, आपने कुछ और बनाया, तो ये सारा क्या है? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एक्सप्रेशंस, डिज़ाइंस आपने क्रिएट किए, सिंबल्स, नेम्स एंड लोगोस। ओके, तो ये जो जैसे कंपनी डिफरेंट कंपनीज होती है, वो अपने अलग अलग लोगोस को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स पे, तो ये उनकी क्या है? उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन। द ओनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाइज विद द क्रिएटर। ओके, तो जितना भी जो भी अपने ब्रेन का, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके कुछ भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है, राइट, वो पर्टिकुलर पर्सन ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है। जो क्रिएटर है वही उसका ऑनर होता है, राइट। और द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई और उसको यूज़ नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर, फाइन। Now, this enables the creator or copyright owner to earn recognition or financial benefit by using their creation or invention. अब देखो, जब कोई भी creator कोई भी अपनी, जैसे मान लो इन्वेंशन की, उस इन्वेंशन की हेल्प से उसे क्या मिलेगा? उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको समाज में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, नाम मिलेगा, फाइनेंशियल गेन मिलेंगे। ओके, तो ये क्या है? इसकी हेल्प से वो बहुत कुछ अर्न कर सकता है, फाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, लाइक कॉपी राइट्स हैं आपके पास, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। ओके, नाउ वी हैव कॉपीराइट। कॉपीराइट आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ओके, कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू द क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल वर्क। कॉपीराइट लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर्स को, राइट, लाइक राइटिंग्स, उनकी राइटिंग्स के लिए, फोटोग्राफ्स अपलोड्स के लिए, ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लाइक सॉन्ग्स वगैरह के लिए, वीडियोस के लिए, स्कल्पचर्स के लिए, मूर्तियाँ हो गई, आपका आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, राइट, किसी भी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अदर क्रिएटिव वर्क लाइक लिटरेरी, लिटरेचर से रिलेटेड वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, लाइक आपकी ड्राइंग्स हो गई, आर्ट वर्क हो गया। ओके, इन सब के लिए कॉपीराइट लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को। ओके, कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स एंड ऑथर्स। कॉपीराइट जो क्रिएटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनको उनके वर्क के लिए ऑटोमेटिकली कॉपीराइट्स मिल जाते हैं, राइट। कॉपीराइट लॉ गिव द कॉपीराइट होल्डर अ सेट ऑफ राइट्स दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली। ओके, तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर अ सेट ऑफ राइट्स। जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं, उनको सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं जिनको वो सिर्फ खुद यूज कर सकते हैं, राइट, लीगली उनका यूज कर सकते हैं। ओके, द राइट इंक्लूड्स राइट टू कॉपी, मतलब वो अपने खुद के वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने खुद के वर्क की कॉपीज बना सकते हैं। राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स। ओके, अपने ओरिजिनल वर्क से वो कुछ और वर्क, मतलब उसका ही सेम उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपने हल्का फुल्का मॉडिफाई
मॉडिफिकेशन करके कुछ और प्रोडक्ट बना लिया, ओके। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, अगर वो चाहते हैं तो अपने वर्क की कॉपीज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, राइट वो अपने वर्क को पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो ये जितने भी राइट्स हैं वो ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास होते हैं, कोई और उनके वर्क की ना तो कॉपी कर सकता है, ना ही डेरिवेटिव क्रिएट कर सकता है, ना ही पब्लिकली उनके वर्क को शो कर सकता है, ओके। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग, तो ये राइट्स क्या करते हैं, दूसरे लोगों को उनके वर्क को कॉपी करने से रोकते हैं। यूजिंग और सेलिंग द वर्क, ना ही कोई उनका वर्क कॉपी कर सकता है, ना ही यूज़ कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है। जैसे क्या होता है मार्केट में पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, तो वो क्या चोरी का सामान है, उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, राइट। अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है, आपको वो इट्स अ क्राइम, आपको जेल भी हो सकती है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल राइटर रडियर्ड किपलिंग holds the copyright to his novel The Jungle Book, which tells the story of the Mowgli the Jungle Boy, right। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है राइटर का, रडियर्ड किपलिंग का, जिन्होंने जंगल बुक को लिखा, ओके। जहाँ आप जानते हैं अच्छे से, उसमें जो बॉय था उसका नेम मोगली था। इट वुड बी एन इन्फ्रिंजमेंट of the writer's copyright if someone used part of the novel without permission, अगर उनकी बुक का कोई भी पार्ट कोई दूसरा व्यक्ति उनकी परमिशन के बगैर यूज़ करता है जंगल बुक का, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा कॉपीराइट का, और ये क्या है, एक साइबर क्राइम है, ओके। टू यूज़ अदर्स कॉपीराइटेड मटेरियल वन नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम देम, अगर किसी और को ये यूज़ करना है, राइट, कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करना है, तो वो ओरिजिनल क्रिएटर से उसका लाइसेंस ले सकता है, ओके। अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर वर्क को यूज नहीं कर सकता, फाइन। नेक्स्ट वी हैव पेटेंट, ओके। अ पेटेंट इज यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस, पेटेंट को इन्वेंशंस के लिए ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है। अनलाइक कॉपीराइट द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन, जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल जो भी ओरिजिनल मटेरियल आता है क्रिएटर का, वो अपने आप उसको कॉपीराइट मिल जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे इन्वेंशंस के लिए, इन्वेंशंस पे पेटेंट अप्लाई करने के लिए इन्वेंटर को पेटेंटिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ओके। व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड, जब जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसको पेटेंट दे दिया जाता है, द ऑनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन, राइट। तो जब पेटेंट मिल जाता है ऑनर को, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों से कैसे बचा सके, ना ही दूसरे लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसके इन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसको बेच सकते हैं, ओके, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, ओके। इस तरीके से वो अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, फाइन। पेटेंट गेट्स फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स, तो पेटेंटी को ये फुल कंट्रोल देता है कि वो खुद से डिसाइड करे कि ये इन्वेंशन जो उसने किया है, ओके, वो इन्वेंशन कैसे, वो यहाँ पे लिखे ना, हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय द अदर्स, वो इन्वेंशन दूसरे लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, फाइन, या फिर नहीं कर सकते हैं। सारा कंट्रोल किसके हाथ में, पेटेंटी के हाथ में है, राइट। दस इट एनकरेजेस इन्वेंटर्स टू शेयर देयर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग्स विद अदर्स, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंटर्स को ये जो पेटेंट दिया गया है, ये राइट उनको एनकरेज करता है कि वो कैसे अपने साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल वर्क को दूसरों से शेयर करेंगे, राइट, ओके। अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स, जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है, आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज, उसके बाद उस इन्वेंशन को फ्रीली यूज करने के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फोस्टर द राइट एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी भी व्यक्ति को उसके वर्क के लिए फाइनेंशियल गेन मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, तो ये क्या होता है, ये मोटिवेट करता है उसको और इन्वेंशंस करने के लिए और क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और ये दूसरे लोगों के लिए भी मोटिवेशन बनता है, राइट। तो यहाँ पे यही कहा गया है, रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फोस्टर द राइट एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड
प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब मान लो किसी ने अपना कोई इन्वेंशन किया और वो उसका चोरी हो जाता है, दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन दोबारा इन्वेंशन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है मैं हार्ड वर्क मैं करूँगा और उसको यूज़ कोई और करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको आपके खुद के वर्क के लिए रिकग्नाइजेशन मिले, आपको बेनिफिशियल आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, ओके, जिससे आप और मोटिवेट हो और ये एग्जाम्पल देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हो, राइट। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडमार्क। ओके, ट्रेडमार्क्स क्या होता है, ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल। ट्रेडमार्क के अंदर विजुअल सिंबल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, नेम्स आते हैं, डिज़ाइंस आती हैं, स्लोगन्स आते हैं, लेबल्स आते हैं, राइट। जैसे आप देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग ट्रेडमार्क्स हैं, उनके अलग अलग सिम्बल्स हैं, ओके, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिम्बल्स हैं, राइट। ओके, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, आपके स्कूल का सिंबल कुछ और होगा, डिफरेंट स्कूल का सिंबल कुछ और होगा, राइट। आपकी बेल्ट के ऊपर, आपके टाई के ऊपर आपके स्कूल का सिंबल होता है, आपके स्कूल का ट्रेडमार्क होता है, राइट। तो ये क्यों दिया जाता है, दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड, जैसे कि एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके। और कमर्शियल एंटरप्राइज, एक कमर्शियल एंटरप्राइज को दूसरी कमर्शियल एंटरप्राइज से अलग किया जा सके। कमर्शियल एंटरप्राइज क्या होती है, कंपनीज होती है, बिजनेस होते हैं जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन द नाइक कैन यूज अ नाइक ब्रांड टू सेल शूज़ और क्लोथ्स, राइट। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये नाइक का क्या है, ट्रेडमार्क है, तो कोई और कंपनी नाइक का ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकती शूज़ को सेल करने के लिए या क्लोथ्स को सेल करने के लिए। नाइक की ही कंपनी ये ट्रेडमार्क यूज़ करेगी सिर्फ, ओके। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग अ कन्फ्यूजिंगली सिमिलर मार्क इंक्लूडिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि कोई दूसरा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उनके कपड़ों को मतलब उनके कपड़ों का नाम लेके ना बेच सके या उनके शूज़ का ब्रांड ना बेच सके, राइट। यहाँ पे मान लो किसी ने क्या किया, जैसे ये नाइक है, इन्होंने नाइक लिखा हुआ है, किसी ने यहाँ पे NY ले लिया, आई की जगह NY ले लिया और फिर लोग कन्फ्यूज़ हो गए, उनको लगेगा कि ये वही सेम कंपनी है, नहीं। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल ट्रेडमार्क देखना है कि जो ओरिजिनल कंपनी है उसका ओरिजिनल ट्रेडमार्क क्या है। क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं, कुछ फेक कंपनीज होती हैं, वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करती हैं ट्रेडमार्क में और अपने प्रोडक्ट को बाहर उतार देती हैं, फाइन। तो क्या होता है, कॉपी प्रोडक्ट होता है, बट उसमें देखना आप ट्रेडमार्क में कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूजिंग ब्रांड्स लाइक निक्की, जैसे नाइकी जो निक्की निकाल देंगे, कैन नॉट बी यूज्ड, फाइन, ओके। तो however it may be possible to apply for the Nike trademark for unrelated goods like notebook। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नाइक ब्रांड है, ठीक है, ये इनका ट्रेडमार्क है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करके शूज़ एंड क्लोथ्स को नहीं बेच सकते हैं, आप कुछ और बेच सकते हैं। लाइक आपने नोटबुक्स बेच दी वो चलेगा, बट आप जब ये पर्टिकुलर कंपनी क्या सेल आउट करी है, शूज़ को करी है, क्लोथ्स को करी है, तो कोई इसमें मॉडिफिकेशन करके शूज़ एंड क्लोथ्स को नहीं बेच सकता। हाँ, नोटबुक्स को बेच सकता है क्योंकि ये कंपनी नोटबुक्स में डील नहीं करती, फाइन। अदरवाइज आपने थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन करके इनको प्रोडक्ट्स को यूज़ किया या बाहर मार्केट में उतारा, तो ये क्या है, एक क्राइम है। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.